सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 18 की समरी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 17 पाठ पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। तो इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय के जो चैप्टर है वो बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन यहाँ आपको जो मोस्ट फैक्ट है वो बताए जा रहे हैं ताकि आपकी कम समय में इस विषय की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 18। तो पाठ का नाम है स्थानीय सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन। देखो, स्थानीय सरकार क्या होती है? जो हमारे स्थान की, जो हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी स्थानीय जो सरकारें होती है, ठीक है, वो कहलाती है स्थानीय सरकार। और क्षेत्रीय प्रशासन, स्थानीय सरकार के अंतर्गत जैसे कि हमारे गांव की जो सरकार है, जिसके अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ये इसके अंतर्गत आती है। क्षेत्रीय प्रशासन, जो इस तरह के क्षेत्रीय प्रशासन जिला परिषद के अंतर्गत जैसे कलेक्टर वगैरह है, ठीक है, जिला अधीक्षक है, ये इसके अंतर्गत प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जो प्रशासन को चलाने के लिए उनका सहयोग करते हैं। तो ग्राम स्तर पर तो कौन सा है? जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, इसके अलावा जिला परिषद, ठीक है, इसके अलावा जो है नगर स्तर पर हम देखें, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं कि नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, नगर परिषद वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो ये कैसे स्थापित हुए, है ना, उनमें कैसे चुनाव होते हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में हैंडपंप या सड़क की ज़रूरत है। तो इन्हें कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे गांव में हैंडपंप व सड़क की ज़रूरत है, पर इसके लिए किससे संपर्क किया जाए, यानी कि इसके लिए हम किससे संपर्क करें। हम इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। यानी जो हमारे गांव की ज़रूरत है उसके लिए हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। इन समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन करेगी। जो हमारी स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, वो हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करेगी। इसीलिए सरकार के पास नहीं जाएंगे। सरकार के उच्च स्तरों के बारे में पढ़ने से पहले स्थानीय प्रशासन को समझना जरूरी हो जाता है। यानी अगर हम सरकार के उच्च स्तरों के बारे में पढ़े, जैसे कि जो है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री है, इनके बारे में पढ़े, और उनका प्रशासन है, जो न्यायाधीश है, न्यायपालिका है ना, उनके बारे में पढ़ें, ठीक है। उससे पहले हमें स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ना जरूरी, जो कि एक छोटे स्तर पर होता है। अतः आज हम स्थानीय सरकार व क्षेत्रीय प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे। स्थानीय स्तर के शासन को स्थानीय सरकार, प्रशासन स्थानीय सरकार कहते हैं। जो भी स्थानीय स्तर की सरकार होती है, यानी मान लो हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव की स्तर की जो भी सरकार होती है, वहाँ की जो भी जरूरतों की पूर्ति जो स्थानीय सरकार करती है, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार कहते हैं। ये स्थानीय समस्याओं के निदान और पीने के पानी, जल निकासी तथा अन्य सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। मान लो आप एक गाँव में रह रहे हो, ठीक है, गाँव के अंदर कई तरह की समस्याएं होती है। उन समस्याओं का समाधान के लिए आप मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते, या फिर जो है किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास नहीं जाओगे। वहाँ की एक स्थानीय सरकार होगी, वो स्थानीय सरकार इन समस्याओं का समाधान करेगी। उनके लिए उस स्थानीय सरकार के तहत आप एक अपना नेता चुनोगे, ठीक है, जिसे को हम सरपंच कहते हैं। तो जैसे कि उस गांव के अंदर हैंडपंप यानी पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, स्कूल में जो स्कूलों की व्यवस्था करना गांव के अंदर, ठीक है, सड़क की व्यवस्था करना, है ना, कुछ धर्मशाला की व्यवस्था करना, प्राथमिक चिकित्सालय की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य कौन करता है? वहाँ का जो पंचायत समिति, पंचायत जो ग्राम पंचायत है वो करती है, ठीक है। तो ये कौन सी सरकार हो गई? सरकार, ये स्थानीय सरकार हो गई। हम जो भी हमारी समस्या होगी, उनकी बैठकें होती हैं, उन बैठक में हम अपने ग्राम के विकास की जो है वो वहाँ पर हम बातचीत करते हैं और गाँव के विकास के बारे में अपने मुद्दे रखते हैं, और उस तरह से अपने गांव का विकास होता है। इस स्थानीय प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु जनता का प्रत्यक्ष सहयोग, देखो, ये जो भी स्थानीय प्रशासन है उनको प्रभावी बनाने हेतु जनता का प्रत्यक्ष सहयोग व भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जनता प्रत्यक्ष सहयोग करती है। कैसे करती है? वो अपने सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है। स्थानीय सरकार दो प्रकार की होती है, ग्रामीण स्थानीय सरकार और नगरीय स्थानीय सरकार। तो पूछा जाए कि स्थानीय सरकार कितने प्रकार की हो गई, तो एक तो गाँव के अंदर जो सरकार होती है वो, और एक छोटे बड़े नगर होते हैं, है ना, शहर होते हैं, उनके अंदर स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था है, वहीं बड़े नगरों में नगर निगम व छोटे नगरों में नगर पालिका कार्यरत है। जिला स्तर पर जिला परिषद व प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा कहते हैं। देखो, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा कैसे कहेंगे कि देखो, ग्राम स्तर पर कौन? तो जो ग्राम स्तर पर है वो, ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। अगर हम एक त्रिस्तरीय ढांचा ऐसे बनाए, ठीक है, हम त्रिस्तरीय ढांचे का से निर्माण करें, तो हमारे ग्राम स्तर पर क्या होगा?
हमारे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। तो त्रिस्तरीय ढांचे को हम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कहलाती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होती है? पंचायत समिति होती है ना, पंचायत समिति होती है। और इसी के ऊपर की स्तर पे कौन होता है? इसके ऊपर स्तर पर जिला परिषद होती है, ठीक है। यानी ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव की स्तर पर, इसका मुखिया सरपंच कहलाता है, इसका मुखिया प्रधान कहलाता है, और यहाँ पर जो सचिव मुखिया होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो इनका मुखिया कहलाता है। तो इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास को कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा, है ना। अब गाँव के अंदर इन 5-6 गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है, 5-6 गाँवों को मिलाकर। और फिर एक विकास खंड को मिलाकर पंचायत समिति उसके ऊपर होती है, जिसके अंदर कई ग्राम पंचायतें शामिल होती है, और कई पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनती है। तो इस तरह से 3 स्तरीय ढांचा है, ठीक है, जो एक से दूसरे की मदद करता रहता है उस क्षेत्र के विकास के लिए। वही नगरों व शहरों में 3 स्तरीय ढांचा है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो नगरों में क्या है? ये 3 स्तर का ढांचा नगरों में भी है, जो कि नगर निगम है, नगर परिषद और नगर पालिका है। हमारे देश में नगर निगम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर आदि बड़े शहरों में है, जबकि नगर पालिका छोटे शहरों व कस्बों में होते हैं। जो क्षेत्र न गांव की तरह होते हैं, न ही शहर के समान होते हैं, वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई है, जो जबकि जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर हमें देखें कि पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना कैसे हुई, किस तरह से हुई, तो हम देखेंगे कि ये अभी से नई शुरुआत नहीं, ये प्राचीन काल से ही व्यवस्था थी, है ना। उस समय भी जो हमारे गांव में झगड़े होते थे, है ना, कुछ ना जो उलझने हो जाती थी, ठीक है, कुछ झगड़े हो गए या कुछ मतभेद हो गए, उनको जो पंच है, जो पंच परमेश्वर जिसको कहते हैं, वो बैठ के उनके झगड़ों को सुलझाते थे। तो इस तरह से उस समय भी ये व्यवस्था थी, लेकिन वो छोटे स्तर पे थी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है वो कैसे हमारे सामने आई, तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति थी। देखो, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने इसकी सिफारिश की कि हमारे जो है उन्होंने ये उद्देश्य रखा कि जो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, है ना। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में पेश की तथा सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया जाए, है ना। तो त्रिस्तरीय ढांचा जो स्थापित किया गया तो वो उसमें ग्राम पंचायत हो गई, है ना, और जो कि गांव की स्तर पर ग्राम पंचायत हुई, है ना, ब्लॉक या जो ब्लॉक है या प्रखंड स्तर पर जो है वो पंचायत समिति हुई, और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। और 1958 के जो है उसमें राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इसी तरह से पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो अभी जो वर्तमान ढांचा है, हमारा जो वर्तमान पंचायत समिति यानी त्रिस्तरीय ढांचा, वो कैसे वर्तमान हमारे सामने आया? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 1992, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके तहत जो हमारा वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है उसका ढांचा हमारे सामने आया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत फिर ग्राम जो फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ये तीनों स्तर सामने आते हैं। ये है जो है अपने 73वें संविधान संशोधन कहाँ पर होता है? गाँव में लागू होता है, ग्रामीण स्तर पर लागू होता है, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों ढांचे उसमें आते हैं। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिसकी संख्या 20 लाख से कम है, वहां पर पंचायती राज के 2 स्तर ही कार्य करते हैं। तो इसी तरह जो ग्राम पंचायत जो 73वां संविधान संशोधन 1972 में जो ये ढांचा निर्धारित किया गया, ठीक है, उसके अंदर तीनों स्तर बताए गए, ठीक है। जो तीनों स्तर मैंने आपको बता दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि जिले के स्तर पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हर 5 वर्ष के अंदर चुनाव होता है। हम देखेंगे सरपंच का चुनाव कितने सालों में होता है? 5 वर्ष में सरपंच का चुनाव होता है। साथ ही जो है इसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको भी क्या है कि उनको भी जो जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण दे रखा है ना। और साथ में महिलाओं की जो संख्या है पंचायती राज स्तर के तीनों स्तरों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, 1/3 सीट किसके लिए निर्धारित की गई है? महिला के लिए निर्धारित की गई है। तो इस तरह से हमारी पंचायत व्यवस्था का जो है व्यवस्था रखी गई है। प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ सभी झगड़े पंच परमेश्वर के पास सुलझाने के लिए जाते थे। यही ग्राम पंचायत का आरंभिक रूप था, परंतु ब्रिटिश शासन में पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई। स्वतंत्र भारत में 1952
में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना व सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ सोचा गया। पंचायती राज गांधी जी का भी सपना था। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर ग्राम सभा होती है, यानी ग्राम सभा यानी गांव में लोगों की सभा, ठीक है। जो 18 साल से जो ऊपर है, जो वोट देने के अधिकार रखते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं। तो वो जो भी 18 साल के वयस्क व्यक्ति है गाँव के, तो वो सारे के सारे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ग्राम सभा के सदस्य होती है। तो सबसे छोटा स्तर ग्राम सभा होती है, जिसमें उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को मिलाकर जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार बैठकें अनिवार्य होती है। इसका कार्य पंचायत के वार्षिक लेखा और परीक्षा प्रतिवेदन तथा प्रशासनिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना है एवं नए विकास कार्यों को मंजूरी देना आदि है। देखो, ग्राम सभा की बैठक में क्या होता है, गाँव के जितने भी 18 साल की उम्र जिन्होंने प्राप्त कर चुके हैं, उससे बड़े लोग हैं, वो सभी इकट्ठे होते हैं और अपने गांव की विकास की योजना बनाते हैं कि 5 साल के लिए सरपंच नया आया, 5 साल की विकास की योजना बनी कि 5 सालों में हमें क्या क्या हमारे गांव में विकास करना है, क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। और साथ में जो 5 वर्ष के दौरान जो भी उन्होंने विकास कार्य किया उसका लेखा जोखा भी ग्राम सभा के अंतर्गत लिया जाता है। लोग उनसे पूछते हैं कि बताओ भाई हमारे गाँव में आपने क्या क्या विकास किया, है ना। तो इस तरह के परीक्षा प्रतिवेदन यानी एक तरह से परीक्षा होती है कि क्या क्या कार्य उसके अंतर्गत किया गया, कहाँ पर क्या क्या समस्या आए। और जो ऊपर की जो स्थिति होती है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनको भी वो रिपोर्ट देते हैं। तो प्रशासन को भी इस तरह की रिपोर्ट दी जाती है कि इस गांव में हमने इस तरह के कार्य किया, यहाँ पर इतना पैसा आया है ना, और इस पैसे को हमने इस कार्य में विकास के अंतर्गत लगाया है। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान व उप प्रधान आदि आते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण है। वह महिलाओं को लगभग 50% आरक्षण दिया जाता है। अब है ग्राम पंचायत कार्य। तो ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करता है वो हम देखेंगे। ग्राम पंचायत सामाजिक स्तर पर, विकास के स्तर पर क्या क्या कार्य हमारे गाँव के अंतर्गत करता है। तो हमने इसका गठन देख लिया कि ग्राम सभा का गठन होता है, और फिर ग्राम पंचायत का कार्य हम देखेंगे। देखो, सामाजिक कार्य के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्या करती है कि ग्राम पंचायत की साफ सफाई यानी गांव की साफ सफाई, पीने की पानी की आपूर्ति, मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी आदि की व्यवस्था करती है। यानी कि गाँव के अंदर साफ सफाई रखना, ठीक है, पीने के पानी की गाँव में व्यवस्था करना, है ना, मार्गों पर प्रकाश यानी जो भी रास्ते हैं, सड़कें हैं, उस पर प्रकाश की व्यवस्था करना, लाइटें लगवाना, साथ में जल निकासी यानी कि जो भी बरसात का पानी है, गंदा जो नालियों का पानी है, ठीक है, घर का जो नाली में घर का जो पानी निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ है ना, गंदा पानी, उसको निकासी की व्यवस्था करवाना। तो ये कार्य करता है। विकास कार्य भी कुछ करता है, जैसे कि गाँव में सड़कें बनवाना है, उसकी मरम्मत करना, जो टूट फूट गई मरम्मत करना, देखभाल करना है, शहरी सहकारी प्रबंधन को विकसित करना तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि कार्य विकास के अंतर्गत करता है। और ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है कि प्रशासनिक कार्य भी करती है, यानी कर एकत्रित करना, शुल्क व किराया लागू करना, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना, बाजारों का प्रबंधन करना, सहकारी प्रबंधन की व्यवस्था करना आदि कार्य भी ये करती है। इसके अलावा कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत क्या आया कि ग्राम पंचायत प्राथमिक शिक्षा, महिला व विकलांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, सिंचाई व्यवस्था, पशु नस्ल के सुधार कार्य, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, वृक्षारोपण, कुटीर उद्योग को विकसित करना, प्रकाश प्रबंधन, न्याय पंचायत लगवाना आदि कल्याणकारी कार्य भी करवाती है। अगर हम देखें ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या है, यानी जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, उनके आय के स्रोत क्या क्या है। तो ग्राम पंचायत को सरकारी अनुदान के अतिरिक्त, देखो एक तो सरकार भी उनको अनुदान देती है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के पंचायत को कर लगाने, यानी राज्य सरकारों ने जो पंचायतों पर जो कर लगाए हैं वहाँ से और उसकी उगाही करने से, ठीक है, ये और उसको वसूल करने से शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा जो भी गांव में संपत्ति है, जमीन है, कुछ वस्तुएं है, कुछ पशुओं पर भी वो कर लगाती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई बारात घर है, ठीक है, और पंचायत की अन्य समितियां है, उससे भी वो किराया लेता है। जैसे मान लो कोई बारात आई, कुछ बारात घर में रुकी है तो उनसे वो वसूलता है, पैसे लेते हैं, तो वो भी पंचायत को ही जाता है ना। कुछ दोषियों को एकत्रित दंड राशि, मतलब गाँव में किसी ने कोई दोषी कुछ अपराध कर दिया और वो पंचायत स्तर पर ही उस अपराध का समाधान हो गया तो उससे कुछ दंड दिया जाता है। तो दंड से जो भुगतान से जो राशि मिलती है वो भी पंचायत समिति की आय होती है, ग्राम पंचायत की आय होती है। केंद्र और राज्य सरकार से उनको अनुदान प्राप्त होता है अपने गाँव के विकास के लिए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। किसी विशिष्ट या सामान्य कार्य के लिए भी गाँव वालों द्वारा दी गई दान राशि, मान लो कोई विशिष्ट कार्य है ना, तो उसके लिए गाँव वालों ने कुछ उनको दान राशि दे दी ग्राम पंचायत को, तो वो भी जो है आय का स्रोत होती है। अगला है पंचायत समिति।
पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच समिति के पदेन सदस्य होते हैं। देखो पहले तो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत से उच्चला स्तर क्या हुआ पंचायत समिति, इससे ऊंचा स्तर क्या हुआ जिला परिषद। तो जो भी ग्राम पंचायत है उनसे मिलकर क्या बनेगी पंचायत समिति बनेगी, और जितनी पंचायत समिति उस जिले के अंदर स्थित है उन पंचायत समितियों से मिलकर जिला परिषद बनता है। तो जो सरपंच है ना, वो सरपंच भी क्या होगा, ये जो सरपंच है जो ग्राम पंचायत पर है वो भी जो है ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होगा। इसके अलावा जो भी अध्यक्ष है, प्रधान है, जो पंचायत समिति के वो भी उसमें जो है वो सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, जो कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं प्रधान, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या जो अध्यक्ष होता है मुख्य होता है उसको सरपंच कहा जाता है। वह उपाध्यक्ष को उपप्रधान कहा जाता है। इस समिति का प्रधान अधिकारी कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होता है। देखो इस समिति का प्रधान कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, प्रखंड विकास अधिकारी होता है, जिसको हम बीडीओ कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र के सांसद विधायक भी उस पंचायत समिति के प्रधान सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र में अगर कोई सांसद है, कोई विधायक है ना, तो वो भी इस पंचायत समिति का सदस्य कहलाता है। पंचायत समिति के कार्य, वही बात जो कार्य ग्राम पंचायत करती है अपने गांव के अंदर विकास के लिए, वही कार्य उस पंचायती क्षेत्र के अंदर पंचायत समितियां उसके विकास के लिए करती है कि उनकी जो पंचायती क्षेत्र जितने भी है, ठीक है, जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उसके अंदर उनका विकास करें। तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र के विकास योजना की निगरानी है ना, समन्वय, पर्यवेक्षण तथा वार्षिक योजना व बजट तैयार करना, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना आदि कार्य करती है। साथ में ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं उसके ऊपर भी निगरानी रखती है। जिला परिषद, अब हम देखेंगे जिला परिषद क्या है। ठीक है, देखो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है ना, और ब्लॉक स्तर के ऊपर क्या होता है, ब्लॉक स्तर के ऊपर पंचायत समिति होती है, और पूरे जिले के स्तर पर जिला परिषद होती है। पंचायती राज प्रणाली की जिला स्तर पर सर्वोच्च संस्था कौन सी हुई, जिला परिषद को कहला है, जो तीसरे स्तर पर होती है। जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के सदस्य द्वारा किया जाता है। अब देखो जिला परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। फिर उसके अंदर भी जो भी चुन के जाते हैं सदस्य, वो अपने अंदर से किसी एक को प्रमुख चुनते हैं। ठीक है, जो जिला प्रमुख का चुनाव जो है वहाँ के जिला परिषद के सदस्यों में से किया जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। तो जिला परिषद का जो भी अध्यक्ष चुना गया, जितने सदस्य चुन के आए उन्होंने अपने में से किसी एक नेता को चुना जो कि जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाया। ठीक है, और ये जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद के कार्य, देखो जिला परिषद क्या कार्य करता है। सरकार पहला सलाहकारी कार्य, यानी सलाहकारी कार्य के अंतर्गत क्या हो, सरकार को जिले के संबंध में सलाह देना। सरकार को ये क्या करता है, जो भी जिले में कार्यक्रम हो रहा है, जिले में जो भी सुविधाएं हो रही है, अभी जो भी विकास हो रहा है उसके प्रति सरकार को सलाह देता है। जिले के आवंटन योजना के क्रियान्वयन में सलाहकारी भूमिका निभाना आदि। वित्तीय कार्य यानी पैसे संबंधित धन संबंधी कार्य, तो पंचायत समिति के बजट का अनुमोदन व पर्यवेक्षण, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन का पंचायत समितियों में विभाजन करना आदि। देखो पंचायत समिति के बजट का अनुमोदन, पंचायत समिति को जो भी उन्होंने पैसा दिया, जिला परिषद जो भी पैसा उनको उस क्षेत्र में विकास के लिए मिला उसका वो पर्यवेक्षण करता है, लेखा जोखा पंचायत समिति से लेगा। ठीक है, साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी पंचायत समितियों के विकास के लिए जो पैसे भेजती है वो जिला परिषद सभी पंचायत समितियों में समान रूप से वितरण करेगा, यानी विभाजित करेगा। सामाजिक कार्य के अंतर्गत सड़क, पुल, उद्यान आदि का निर्माण, मेला पर्व की देखभाल व व्यवस्था, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाल विकास, परिवार योजना, जच्चा बच्चा केंद्र आदि जो है स्थापित करना आदि ये कार्य करता है। प्रबंधन कार्य, इसके अंदर जिला परिषद स्थानीय निकाय होने के नाते पंचायत समिति तथा पंचायतों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करती है तथा सहयोग प्रदान करती है। अगला जिला परिषद के आय के प्रमुख स्रोत। तो जिला परिषद की आय कैसे होती है, राज्य सरकार से सहायता, अनुदान, भूमि कर व अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है। अगला 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है भी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इस संशोधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। क्या, पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा। ठीक है, पंचायत हेतु प्रत्यक्ष चुनाव होगा। पंचायतों हेतु क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि सीधे जनता उनका चुनाव करेगी अपने नेता का। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना में समय पूर्व भंग, पंचायत में 6 महीने के अंदर नव निर्वाचित संपादन। अगर कोई पंचायत के अंदर जो है समय से पूर्व भंग हो जाते हैं, 5 साल का उसका समय होता है। एक सरपंच कितने दिन तक सीट पर रहता है, 5 साल तक रहता है। अगर 5 साल पहले वो पंचायत समिति का विघटन हो जाता है, वो भंग हो जाती है, तो अगले 6 महीने के अंतर्गत ही उसको नए चुनाव करवाने होते हैं। निर्देशन व नियंत्रण हेतु राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। पंचायती राज के संस्थागत मुद्दों की समीक्षा हेतु, देखो पंचायती राज के जो संस्थागत मुद्दे थे उस संस्थागत मुद्दे की समीक्षा हेतु
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसे 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग की सिफारिश से भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था का विकास हुआ। अब है भारत में नगरीय प्रशासन। अब भारत में नगरीय प्रशासन जिसके अंतर्गत क्या होगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आता है। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय प्रशासन के प्रमाण मिले हैं। हमने देखा कि जो भारत है, भारत में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी नगरीय प्रशासन के प्रमाण मिलेंगे। उस समय भी नगर की व्यवस्था थी। स्वतंत्र भारत में नगरीय प्रशासन में स्थानीय निकायों की स्थापना 1688 में चेन्नई में की गई तथा इसके बाद 1726 में कोलकाता, मुंबई में भी नगरीय निकायों की स्थापना की गई। भारत में नगर पालिका की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उभरते हुए भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को समायोजित करना। वस्तुतः नगरों व कस्बों में नगरीय प्रशासन की स्थापना उपनिवेशी सरकार के हितों की पूर्ति के लिए की गई थी। देखो, जो नगर है, जो कस्बे है, उसमें नगरीय प्रशासन की स्थापना किसके लिए की गई? उपनिवेशी सरकार, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसके हितों की पूर्ति के लिए की गई थी। इन संस्थाओं में मनोनीत अधिकारी सदस्य अधिक थे। स्वतंत्रता के उपरांत नगर प्रशासन पूर्णतः बदल गया व लोकतांत्रिक बनाते हुए ठोस प्रशासनिक अधिकार दिए गए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ 3 संस्थाओं को मान्यता दी गई, जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के नाम से जानी जाती है। तो 3 स्तर कौन कौन से बने? नगर पालिका के नगरीय प्रशासन के 3 स्तर कौन कौन से? जो नगरीय स्तर है उसके 3 स्तर है, जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 स्तर है। तो देखो, यहाँ पर जो दिया गया है ना कि संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया है, कि इसको संवैधानिक दर्जा है जो 74वें संविधान संशोधन, यहाँ पर 73 नहीं आएगा, यहाँ पर 74 है। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तो पंचायत समिति, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर की सरकार है, उसको दिया गया था। ठीक है, यह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय निकायों में संरचना, जिसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, यह 74वां आएगा। इसको करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, ये 74 है यहाँ पर, तो इसको दिया गया था, है ना। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नागरिक प्रशासन को संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ 3 संस्थाओं की मान्यता दी गई। पहला है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, देखो नगर पालिका क्या होती है? एक पंचायत ही होती है जहाँ पर बहुत कम संख्या में, मतलब जो गांव भी नहीं है, कस्बा भी नहीं है, ठीक है, ऐसी जगहों पर नगर पालिका की स्थापना की जाती है। पंचायत, नगर पालिका के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 5000 से अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। जो नगर पालिका का सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? पार्षद। उनका चुनाव वयस्क मताधिकारी के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। तो पार्षद का चुनाव कौन करता है? जो भी 18 वर्ष से के हो चुके हैं, है ना, मतदान देने का जिनको अधिकार मिल चुका है ना, वो जो है अपना चुनाव देते हैं, अपना मतलब मत देते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति। अध्यक्ष का चुनाव पालिका के सदस्यों के द्वारा ही होता है। अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने के साथ साथ राज्य सरकार व नगर आयुक्त के मध्य संप्रेषण का कार्य भी करता है। देखो, अध्यक्ष कौन होता है? जो उसको हम क्या कहते हैं? जो अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा ही उसको चुना जाता है। अध्यक्ष का ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करता है। अध्यक्ष की जो भी जिम्मेदारी होती है उसको निभाता है, साथ में ही वो क्या करता है? राज्य सरकार और नगर आयुक्त, राज्य सरकार जो नगर का प्रशासन होता है उसके बीच ये मध्यस्थ कड़ी का भी कार्य करता है। नगर पालिका के कार्य, स्वच्छता तथा, देखो जो कार्य ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर करती है वही कार्य नगर पालिका नगर स्तर पर करती है। तो देखो, जहाँ पर 5000 जनसंख्या है ना, उसके लगभग जनसंख्या है, वहाँ पर नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका के कार्य क्या क्या है? कि स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का कार्य, शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पतालों का रख रखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना। अगला है बिजली और जलापूर्ति, रोशनी की व्यवस्था और रख रखाव, है ना, सुरक्षित पेयजल की सुविधा। सार्वजनिक कार्य, सड़कों का निर्माण कार्य, रख रखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों तथा होटलों आदि के निर्माण के लिए नियम बनाना। विविध कार्य, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि के लिए प्रावधान तथा रख रखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएं देना। नगर परिषद, अब हम देखेंगे नगर पालिका के बाद में नगर परिषद। नगर परिषद के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 20,000 से अधिक होनी चाहिए। देखो, वहाँ तो 5,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, नगर पालिका के लिए, और यह नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20,000 से अधिक होनी चाहिए। नगर परिषद का गठन
देखो जहाँ 5,000 से लेकर 20,000 तक की जनसंख्या होगी वहाँ तो नगर पालिका होगी, ठीक है। और 20,000 जनसंख्या से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या जहाँ होती है वह नगर परिषद होता है। तो नगर परिषद के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 20,000 से अधिक होनी चाहिए। नगर परिषद का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नगर परिषद के सदस्यों का पार्षद कहते हैं। उनका चुनाव वयस्क मताधिकारी के आधार पर ही जनता द्वारा किया जाता है। वैसी जनता ही उनके अध्यक्ष को चुनेगी। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। अध्यक्ष का चुनाव परिषद के सदस्यों के द्वारा होता है। जो परिषद में जितने भी सदस्य चुन के आते हैं जनता द्वारा, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन करने के साथ साथ राज्य सरकार और आयुक्त के मध्य संप्रेषण का कार्य करता है। अब ये भी वही कार्य करता है जो नगर पालिका का सदस्य करता है, ठीक है। अगला है नगर परिषद के कार्य। तो देखो जो कार्य नगर पालिका के हैं वही कार्य किसके हैं, नगर परिषद के। तरीका वही है, बस इतना सा फर्क है, जनसंख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जहाँ पर जनसंख्या 5,000 से 20,000 के बीच में होती है वहाँ पर नगर पालिका हो गई। 20,000 से ऊपर जो जनसंख्या होती है वहाँ पर नगर परिषद हो गया, ठीक है। इस तरह से नाम का ही फर्क है, लेकिन कार्य सबके समान है। चुनाव की पद्धति सभी की समान है। अगर देखो अब इसमें नगर परिषद के कार्य क्या क्या है, तो स्वास्थ्य व पेयजल की व्यवस्था करना है। स्वास्थ्य व स्वच्छता, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता साफ सफाई का कार्य करना। तो सफाई, शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पताल का रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना, बिजली की और जलापूर्ति, रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव, सुरक्षित पेयजल की सुविधा आदि करना। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं देना। सार्वजनिक कार्य क्या करता है कि सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों तथा होटलों आदि के निर्माण के नियम बनाना आदि। अगला विविध कार्य, जन्म मृत्यु की रिकॉर्ड करना, ठीक है। जो भी जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है, ठीक है, वो उसको रिकॉर्ड करना। शमशान भूमि के लिए प्रावधान तथा रखरखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएं देना। अगला नगर परिषद के आय के स्रोत। अगर नगर परिषद है उसमें कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, तो पहला तो कर के रूप में प्राप्त होता है, किराए व शुल्क है, अधिभार है, अनुदान है, जुर्माना है आदि से इनको प्राप्त होता है। तो ये नगर परिषद के जो आय के स्रोत होते हैं। अगला है नगर निगम। नगर निगम के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। देखो वहाँ तो क्या था 20 लाख से ऊपर, ठीक है, और यहाँ कम से कम 5 लाख होनी ही चाहिए। दिल्ली के अतिरिक्त प्रत्येक स्थानों पर नगर निगम का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। दिल्ली में इसका संगठन संसद द्वारा होता है। देखो दिल्ली में क्या है, केंद्र सरकार है, ठीक है। तो दिल्ली के अतिरिक्त प्रत्येक स्थानों पर नगर निगम का गठन राज्य विधानमंडल, जो वहाँ के राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा, विधान परिषद जो विधानमंडल है उसके द्वारा किया जाता है। जबकि दिल्ली क्या है, केंद्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली के अंदर संसद है तो संसद द्वारा किया जाता है। नगर निगम के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। इसका चुनाव वयस्क मताधिकारी के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। तरीका वही है जो नगर पालिका, नगर परिषद में जो तरीका मतदान देने का, उनके अध्यक्ष को चुनने का, तो तीनों ही पार्षद ही कहलाते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा कहते हैं। जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, जितने भी पार्षद चुन के जाते हैं वो अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनता है, जिसको महापौर या मेयर कहा जाता है। अध्यक्ष का चुनाव निगम के सदस्यों द्वारा होता है। अध्यक्ष ऐच्छिक व प्रशासनिक कार्यों का निर्वाह करने के साथ साथ राज्य सरकार और नगर आयुक्त के मध्य संप्रेषण का कार्य भी करता है। तो ये उसके जो ऐच्छिक कार्य होता है वो भी करता है, साथ में प्रशासनिक कार्य भी ये महापौर करता है। इसके अलावा जो सरकार है, नगर आयुक्त है, उसके मध्य भी ये संप्रेषण का कार्य करता है। अगला नगर निगम के कार्य। तो नगर निगम के कार्य हम देखेंगे। स्वच्छता तथा वही बात है, स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य, तीनों के एक जैसे कार्य, तीनों के कार्य याद करके जाओगे तो आपको आसानी रहेगी, तीनों का ही आप लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा जनसंख्या का ध्यान रखना है। शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पताल का रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना, बिजली और जलापूर्ति, रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव, सुरक्षित पेयजल की सुविधा करना, ठीक है। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना है ना, मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था, तो बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं है। सार्वजनिक कार्य जैसे कि सड़कों के निर्माण कार्य, रखरखाव, तो नामकरण, सड़कों का नामकरण रखना है, घरों, बाजारों तो होटलों आदि के निर्माण के लिए नियम बनाना, ठीक है। विविध कार्य के अंतर्गत क्या आया कि विविध कार्य जैसे कि जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि के लिए प्रावधान व रखरखाव आदि सार्वजनिक सुविधाएं देना, है ना। इसके अलावा विविकाधीन कार्य जैसे कि मनोरंजन, सांस्कृतिक, खेलों संबंधी गतिविधियां, कल्याणकारी सेवाएं आदि करना। अगर है नगर निगम के आय के स्रोत। अब नगर निगम को आय कहाँ से प्राप्त होती है, नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है जो इतना विकास वो कर पाए। पहले तो क्या करों से प्राप्त है ना। नगर निगम में
अधिनियम नगर निगम अधिनियम में आय के स्रोत का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यतः करों से प्राप्त आय जो भी कर होते हैं, ठीक है, नगर निगम विभिन्न मदों पर कर लगाते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स है, मनोरंजन पर है, होर्डिंग है, विज्ञापन पर कर है, पंजीकरण शुल्क है। मान लो आप वहाँ पर जन्म मृत्यु को पंजीकरण करवाने जाते हो तो वो भी आपसे शुल्क लेता है। इमारतों के निर्माण योजना पर कर आदि से उनको कर प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य शुल्क तथा अधिभार है ना, अन्य शुल्क और अधिभार भी होता है। जैसे इसके अंदर जलापूर्ति शुल्क है, यानी कि आपके जो नगर में पानी आता है, बिजली आता है, उसका बिल जो होता है, ठीक है। सीवरेज शुल्क है, दुकान होते हैं, दुकानों की लाइसेंस बनाते हैं तो उससे वो पैसे लेते हैं। टोल टैक्स और चुंगी कर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला अनुदान। अनुदान यानी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विकास से संबंधित अनेक योजनाएं तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, वो विभिन्न विकास के कार्यों के लिए नगर निगम को कुछ अनुदान कुछ दान देती है। किराए से प्राप्त आय। देखो, किराए से प्राप्त आय में क्या हुआ कि कुछ दुकानें होती है जो नगर निगम की संपत्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो वो दुकानें हैं, खोखे हैं, सामुदायिक केंद्र है, बारात घर है ना, तथा मेले है, शादियां है तथा अन्य प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न स्तर का जब चयन करते हैं तो उनके रूप में जो किराया लेते हैं, वो किराया भी उसका नगर निगम का आय का स्रोत होता है। अगला देखते हैं हम जिला प्रशासन कि जिला प्रशासन से कि क्या कार्य है। तो अभी आपने देखा कि पंचायत ग्राम स्तर पर 3 स्तर दे रखे हैं, ठीक है, प्रशासन के, स्थानीय सरकार के, और नगर स्तर पर भी 3 स्तर दे रखे हैं। अब है जिला प्रशासन। शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा प्रत्येक जिलों में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। यह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्थानीय निकायों के कार्य में योगदान करता है तथा प्रशासनिक विकासात्मक कार्य भी करता है। जिलाधीश है ना, जिला प्रशासन का प्रभाव जिलाधीश के हाथों में होता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अंतर्गत आता है। देखो, जिला प्रशासन का जो भी प्रभार होता है ना, जो भी जिम्मेदारी होती है वो जिलाधीश की होती है। जिलाधीश क्या होता है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं, एक IAS के अंतर्गत वो अधिकारी होता है, एक IAS लेवल का व्यक्ति होता है। जिला प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जिलाधीश के कार्य निम्नलिखित है। देखो, जो भी जिलाधीश और जो भी IAS अफसर होता है वही जिलाधीश के पद पर बैठता है। जिले में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थाएं और कार्यालय के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य, समाज कल्याण है, भूमि व्यवस्था है, पुलिस, जेल और संस्कृति। 5वां है जन शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करना। जन शिकायत होती है, उनका सुनवाई भी जिलाधीश करता है, जो जिले स्तर पर होता है, ठीक है। इस तरह से ये कार्य करता है। अगला है अनुमंडल अधिकारी। तो ये अनुमंडल अधिकारी क्या होता है वो हम देखें कि बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले में छोटी छोटी इकाइयों को बांटा जाता है। देखो, बेहतर प्रशासन के लिए पूरे जिले को छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर दिया, बांटा दिया है ना, उसे अनुमंडल कहते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को उप जिला अधिकारी SDO कहते हैं। जो अनुमंडल का जो पदाधिकारी होता है उसको उप जिला अधिकारी SDO कहते हैं। ये जिलाधीश की सहायता से कार्य करता है। तो जिलाधीश की सहायता से कौन करेगा, ये SDO कार्य करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू राजस्व एकत्रित करता है। साथ ही अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र भी जारी करता है। जब आप अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का जो भी प्रमाण पत्र बनाने जाते हो तो उसको कौन लागू करता है, उसको उप जिलाधिकारी यानी जिसको SDO कहते हैं वो लागू करता है। साथ में जो जिलाधीश होता है उसका भी सहयोग करता है। अगला है ब्लॉक खंड विकास अधिकारी, जिसको BDO कहते हैं। ब्लॉक खंड विकास अधिकारी है। ब्लॉक सबसे निचले स्तर पर प्रशासन की इकाई है। ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी यानी प्रभारी जो है ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी ने BDO कहा जाता है। यह ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करता है। यह पंचायत समिति के पदेन सचिव के रूप में बैठकों का रिकॉर्ड भी रखता है, बजट तैयार करता है। अगला अवसर और चुनौतियां। ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय हर भारतीय नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका प्रदान करती है। देखो, अवसर कैसे देती है ये कि जो भी 18 साल का व्यक्ति हो गया उसको अपने नेता चुनने का अधिकार उसने दिया, वो वोट देकर अपने पसंद का नेता वो चुन सकता है, ठीक है। तो एक अवसर दे रहा है। साथ में 18 साल का व्यक्ति हो गया, वो सरपंच है, वार्ड पंच है, ठीक है, जो अन्य जो चुनाव होते हैं उसके अंतर्गत अगर वो योग्यता रखता है तो खड़ा हो सकता है। तो अवसर और चुनौतियां। ग्राम और शहरी स्थानीय सरकार निकाय हर भारतीय नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका प्रदान करता है। यह नागरिकों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रदान करने के लिए बेहतरीन संस्था है। तो राजनीतिक प्रशिक्षण, यह हर नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण यानी राजनीति में आए,
ठीक है, अलग अलग पदों पर वो आसीन हो, उसके लिए बेहतर जो है प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इन संस्थाओं को चलाने में हिस्सा लेती है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का बेहतरीन तरीका है, यानी कि सरपंच के पद पर महिला भी हो सकती है, जिलाधीश के पद पर भी महिला हो सकती है ना, पार्षद के पद पर भी महिला हो सकती है। तो महिला को भी इसमें अधिकार दिया गया है ताकि वो आगे आए और इनको एक राजनीतिक जो है एक मंच प्रदान किया गया है। दूसरी तरफ स्थानीय सरकार निकायों के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति जैसे कारक बाधाएं उत्पन्न करती है। देखो, सरकार के सामने फिर भी कई समस्या है और राजनीतिक प्रक्रिया में जो नागरिकों की गुणवत्ता है, अच्छे गुणवत्तापूर्ण नागरिक उसमें भागीदारी ले, उसके अंदर भी उसको बढ़ावा देने को कार्य तो करे, लेकिन फिर भी कई समस्या आती है क्योंकि गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, सामाजिक असमानता तथा राजनीति के अपराधीकरण के कारण ना ऐसी कई बाधाएं उत्पन्न होती है जो चुनाव जो होने चाहिए, जो नेता हमारे सामने चुन के आना चाहिए, वो एक अच्छी रूट चुनकर नहीं आता है। क्योंकि हमने देखा कि वोट भी खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कई जो है आपराधिक घटनाएं जो है ना उसमें होती है। जातिवाद और संप्रदायवाद के तत्व भी समस्या बड़ी खड़ी करते हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बढ़ती प्रवृत्ति भी स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशील के लिए बड़ी चुनौती है। तो स्थानीय जो निकाय होती है, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है, ठीक है। इनके अंदर जो स्थानीय सरकार कहलाती है, इनके जो अच्छे से कार्य कर पाए, लेकिन वे फिर भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, जाति प्रथा, संप्रदाय के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी, हाँ वो मेरे जाति से खड़ा हुआ तो मैं तो उसी को वोट दूंगा, भले उसमें वो काबिलियत हो या ना हो, लेकिन ये जाति प्रथा वहाँ होती है, ठीक है। साथ में गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण जो वोटों को खरीद लिया जाता है, ठीक है, असमानता उत्पन्न होती है। तो इस कारण भी जो है, जो हमारी स्थानीय सरकार है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। तो ये आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पहला प्रश्न कि स्थानीय ग्रामीण शासन व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर किसकी व्यवस्था की गई है? तो सबसे निचले स्तर पर जो है किसकी व्यवस्था की गई है? तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, फिर क्या होती है? ग्राम समिति, पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। तो पहला कौन है? ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर होती है। नगर निगम के सदस्यों किस नाम से जाना जाता है? तो पार्षद के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद के में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो हमने पढ़ा कि 1/3 सदस्य सीटें हैं वो उसके लिए आरक्षित होती है। फिर है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला है ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है? नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए। स्थानीय निकायों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, ठीक है। जिला प्रशासन से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? निबंधात्मक प्रश्न, इस तरह से आगे जो सारे प्रश्नों के उत्तर इसके अंतर्गत ही आपको मिल जाएंगे। अब अगला पार्ट हम 19वां जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।